जय हिंद। कल हमने सिर्फ ये देखा था कि अमेंडमेंट होता क्या है और अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अमेंडमेंट कितने प्रकार से होता है हमारे भारतीय संविधान में? 3 प्रकार से, है ना। साधारण, विशेष और राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। कल केवल ये देखा था। पर क्या संविधान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं? अब संविधान पुस्तिका हमारे सामने है। चलो, सरकारें हर 5 वर्ष में बदलती हैं, है ना। अब हर नेतृत्वकर्ता चाहेगा कि कुछ चीजें उसके अकॉर्डिंग हो, तो ऐसे में वो संविधान में छेड़छाड़ कर सकता है या संविधान की मूल संरचना को बदल सकता है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि हमें संविधान में ये मूल अधिकार नहीं देना जनता को, तो आने वाले नेतृत्वकर्ता शायद उसमें परिवर्तन कर दें? क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, आर्टिकल नंबर 368, कि वो बहुमत के साथ इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? जब संविधान बना तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो समझाई नहीं गई थी, जिसे बाद में किसने समझाया? सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। कि ये एक्चुअल में ऐसे नहीं, ऐसे वर्क करता है। अब अगर आपको याद हो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जब हम मूल संरचना पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये मूल संरचना का सिद्धांत, ये शब्द गठित कैसे हुआ, क्योंकि संविधान में कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है कि संविधान की मूल संरचना। ये शब्द संविधान की पुस्तक में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। तो ये शब्द आया क्यों, और आया क्यों, और इसको परिभाषित किसने किया, और आखिर वो बिंदु कौन से हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये संविधान की मूल संरचना के अंग है ना। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो इन सब को पढ़ने से पहले आप बस एक चीज अभी याद रख लो। आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 13 एक चीज बोलता था कि ऐसा कोई भी कानून, लॉ या विधि जो आपके मूल अधिकारों को क्या करेगी? न्यून करेगी या कम करेगी या उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेगी, वो स्वतः ही क्या हो जाएगी? वो अमान्य कहलाएगी। याद है? इतना बस याद रखना। आर्टिकल नंबर 13 ये बोलता है कि ऐसा कोई भी विधि या कानून जो आपके मूल अधिकारों को न्यून करता है या समाप्त करने का प्रयास करता है, वो स्वतः ही अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब वो संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इतना याद है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें हुई देश में, कैसे कैसे बदलाव हुए, और कब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वाद आया और सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ गया कि संविधान की मूल संरचना क्या है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समय समय पर सरकारों ने कोशिशें की, प्रयास भी किए, और कुछ ऐसे संशोधन भी किए जिसके तहत वो पावरफुल बनना चाहते थे। अब देखो, सरकार आएंगी तो अपनी पावर तो वो चाहेंगी। पावर रोकता कौन है? एक संविधान और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। अब यदि सरकारें चाहेंगी कि हमें पावरफुल बनना है या हर चीज हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो वो अमेंडमेंट करती हैं। अमेंडमेंट करके अपनी पावर्स को और क्या करती हैं? बढ़ाने का प्रयास करती है। फिर उन पर रोक लगाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है कि नहीं, आप अपनी सीमा से बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, आपको यहां पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर कि मूल संरचना होता क्या है और आखिर इस शब्द की और इसके अर्थ की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले महत्व देखते हैं कि आधारभूत संरचना या मूल संरचना का महत्व क्यों है। किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों के दस्तावेज होता है। मौलिक नियम समझ गए? जो उसकी मूल विचारधारा को बताते हैं। इस दस्तावेज के आधार पर ही अन्य सभी कानून बनाए और लागू किए जाते हैं। कभी भी देश में यदि कोई विधि या कानून बनता है तो ये देखा जाता है कि कहीं असंवैधानिक तो नहीं है। देखा जाता है क्या ये किसी मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा, क्या ये किसी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हनन तो नहीं कर रहा। बोला जाता है, जैसे कि यदि आप देखेंगे कि मान लो अगर कल सरकार कानून बनाना चाहे, है ना, कि आपके जो मादक पदार्थ है, या फिर आपने सुना होगा ड्रग्स हैं, हेरोइंस है, कोकीन है, इनकी खुलेआम बिक्री हम लागू करते हैं। तो इसमें मूल अधिकार क्या? पहली चीज आपकी स्वतंत्रता, आपके जो गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नशे में होंगे वो आपके जीवन में एक व्यवधान उत्पन्न करेंगे, और कहीं ना कहीं इससे एक सामाजिक स्थिति क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। तो क्या ऐसा कानून बनाया जा सकता है? ये असंवैधानिक कहलाएगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत भी ये अमान्य माना जाएगा। संविधान के कुछ भागों को अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है तथा संविधान के ये भाग व्यापक संविधान संशोधनों से संविधान की रक्षा करते हैं। जैसे आपके मूल अधिकार, है ना। ये चीज आपको आगे समझ में आएगी, आगे देखते हैं। आधारभूत संरचना के महत्व को एस आर बोम्बई, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये अभी 4 दिन पहले एमपीपीएससी मेंस में आया है, 3 मार्कर में। यही नाम, एस आर बोम्बई। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आधारभूत संरचना के महत्व को एस आर बोम्बई बनाम भारत सरकार मामले से समझ सकते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया। मैंने बताया आपको कि हमारे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है, ना ही इसे कोई परिभाषा दी गई है कि यदि मैं आपसे बोलूं
कि आधारभूत संरचना बताओ, तो कोई परिभाषा लिखी होगी, तो ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सी की पॉइंट्स हैं जो समय समय पर उत्पन्न होते गए और उन्हें किसमें जोड़ा गया, आधारभूत संरचना में। परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना के रूप में निर्धारित किया गया है, जैसे संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र। मैंने आपको ये चीज कल भी बताई थी। क्या भारत यदि बोले या कल को संशोधन करना चाहे सरकार कि आज से भारत संघ के हिसाब से नहीं चलेगा, ये संघवाद की विचारधारा को नहीं मानेगा, आज से राज्यों का संघ नहीं कहलाएगा, राज्य अपनी जगह, संघ अपनी जगह, ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये हमारी मूल विचारधारा है, ये हमारी मूल संरचना है, ये नींव का पत्थर है हमारा कि हम राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, पंथ निरपेक्षता। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी कल दिया था कि यदि हम बोले कि भारत केवल एक धर्म का देश यदि कहलाना चाहे तो हो सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को समान स्थान दिया जाता है। और तीसरा, लोकतंत्र। या कल को यदि प्राइम मिनिस्टर ये घोषित करना चाहे कि अब जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं क्या रहूंगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार पीएम पद के लिए खड़े हुए थे तब केजरीवाल का स्टेटमेंट था कि यदि ये सरकार बन गई तो जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जीवित रहेंगे वो स्वयं को क्या घोषित कर देंगे। पर ये हो नहीं सकता, भारत देश में ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये संवैधानिक दृष्टि से क्या है, अमान्य है, क्योंकि भारत लोकतंत्र को फॉलो करता है और भारत में एक व्यवस्था है कि लोकसभा का कार्यकाल केवल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष। अब आप कोई नया कानून बनाकर अपने आप को जीवन भर के लिए प्राइम मिनिस्टर घोषित नहीं कर सकते। तो यही तो है आधारभूत संरचनाएं हमारी। ठीक है, आगे और समझते हैं इन चीजों को पॉइंट वाइज। मैं आपको ये लास्ट में बताता, बट पहले इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो वाद आने वाले हैं वो आपको समझने में हेल्पफुल हो। अब आधारभूत संरचना क्या क्या होती है, देखो, संविधान की। आज कोई भी कानून बनाते समय किसका ध्यान रखना पड़ता है, संविधान का। यदि मैं बोलूं मुझे मेरी मर्जी का कानून बनाना है, मैं इस संविधान पुस्तिका को नहीं पढ़ने वाला, मुझे देखना ही नहीं है, तो क्या मान्य होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता मानी जाती है। ये हमने किस देश से ली है, किससे? अमेरिका से। कानून का शासन हमारे यहां पर किसका शासन है, कानून का शासन होता है, पता है ना, हर चीज कानून के हिसाब से चलती है। आप किसी की भी हत्या कर सकते हो, किसी को भी मार पीट के जा सकते हो, ये बोल के कि हम नहीं मानते कानून का शासन, हो सकता है ऐसा? क्योंकि इस देश में क्या चलता है, कानून का शासन। ये सब पिलर्स हैं जिससे हमारा देश खड़ा हुआ है ना, जिससे हमारे देश की विचारधारा का जन्म हुआ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आज केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो न्यायपालिका पर दबाव बना सकती है कि ये फैसला हमारे हिसाब से दो, वो हमारा दोस्त था, कर दिया उसने मर्डर, आप एक काम करो उसको छोड़ दो, हो सकता है। ये सरकार कोई गलत कार्य करे और न्यायपालिका सरकार के ही पक्ष में फैसले सुना दे, हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायपालिका कैसी है, यहां तक कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आपका तब भी न्यायपालिका कैसी रहती है, आपके आपातकाल के समय सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, विधायिका भी समाप्त हो जाती है, यहां तक कि आपकी कार्यपालिका भी एकीकरण हो जाता है उसका। परंतु केवल न्यायपालिका होती जो क्या होती है, स्वतंत्र, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, हमारे बीच केंद्र और संघ के बीच शक्तियों का बहुत ही अच्छा वर्गीकरण किया गया है। आपने देखा होगा राज्य सूची के विषय, संघ सूची के विषय। संघवाद मैंने अभी आपको बताया, धर्मनिरपेक्षता हमने अभी बात की, लोकतंत्र गणराज्य अभी बात की, संसदीय प्रणाली, इससे संबंधित कोई परिवर्तन नहीं हो सकते। कल को आप ये नहीं बोल सकते कि हम राज्यसभा को भंग कर रहे हैं, कल को आप ये नहीं कह सकते कि हम एक और सदन नया बना देते हैं, है ना, कोई बड़ी चीज जिसमें केवल हमारी पार्टी के लोग बैठेंगे। आ रही बात समझ में? इसमें आप, हमारा संसदीय प्रणाली जैसी चलती आ रही वैसी ही चलेगी। हमारे यहाँ लोकसभा है, हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। जो चीजें जैसी चली आ रही हैं वैसी वो चलती रहेंगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, क्योंकि यही तो लोकतंत्र का स्तंभ है। यदि हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, यदि उसमें ही घपलेबाजी या धोखेधड़ी होने लगी, तो सरकार जिसको चाहेगी उसको अपना नेतृत्वकर्ता बना लेगी और जनता का इसमें रोल सारा समाप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र भी क्या हो जाएगा, लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का शासन। और जब जनता का शासन ही नहीं रहेगा तो इस देश की जो स्तंभ है, विचारधारा है, लोकतंत्र, वही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अंतिम बिंदु, कल्याणकारी राज्य, कि राज्य में जो भी कानून बनेंगे, डीपीएसपी पढ़ा है, वो डीपीएसपी के सारे बिंदु क्या निर्माण करते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व किसका निर्माण करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये है भारतीय संविधान की क्या, मूल संरचना, जिसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप संशोधन करो
बिल्कुल करो, आपको अभिव्यक्ति की आजादी में कुछ फेरबदल करनी है, धार्मिक स्वतंत्रता में कुछ फेरबदल करनी है, पर वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब न्यायोचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कल को आप पूरे देश के मंदिरों पे कब्जा कर लो और बोलो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर और इसका ध्यान देख रेख करने के लिए हम सारे मंदिरों को एक्वायर करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ पर एक कानून है, एक आर्टिकल है जिसके तहत आप जो मैनेजमेंट है मंदिर का वो स्वयं क्या कर सकता है, मंदिर का संचालन कर सकता है और उसके जो एसेट है, प्रॉपर्टीज है, उसका भी संचालन वो कर सकता है। ये चीजें समझ में आई, मूल संरचना समझ में आया। अब देखना हुआ क्या, 1947 में हम आजाद हो गए, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। देश के सामने एक समस्या बनी हुई थी, आपको याद हो कि देश की अधिकतर भूमि किसके पास थी, जमींदारों के पास थी, पता है, जमींदारों के पास थी। अब हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स है, जैसे भौतिक संसाधनों का समान वितरण है, सभी के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अब सरकार या राज्य इन चीजों को करे कैसे, जब एक व्यक्ति के पास 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन है, एक व्यक्ति के पास 100 व्यक्तियों के पास कुछ नहीं है, तो बेहतर क्या है कि उस व्यक्ति के पास 1000 एकड़ रहने दिया जाए, या बेहतर वो है कि जो 100 व्यक्ति उन सब में 20-20 50-50 एकड़ बांट दी जाए, क्या सही होता, सभी में बांट दिया जाए। क्योंकि देश कब विकास करेगा, जब देश की जनता, देश का नागरिक विकास करेगा, जब वो व्यक्ति विशेष ऊपर उठेगा तो उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर उठेगी। इसीलिए सरकार ने सोचा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करने पड़ेंगे लैंड, किसके लैंड, इन जमींदारों के लैंड। तो सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया किसमें, आर्टिकल नंबर 31 में। क्या था 31 आपका, संपत्ति का अधिकार। सरकार ने बोला इस संपत्ति के अधिकार को आप क्या करो, अमेंड करो और ये बोलो कि एक लिमिटेड स्थिति तक ही, सीमा तक ही आप जमीन रख सकते हो, बाकी आपकी जो जमीन है वो कौन एक्वायर कर लेगा, सरकार, और सरकार फिर उन्हें विभिन्न लोगों में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे ही ये कानून आता है, ठीक है, 31 में अमेंडमेंट होता है, एक व्यक्ति है शंकरी प्रसाद, क्या नाम है, जो कि एक जमींदार थे, क्या थे ये, जमींदार थे। अब भाई सीधी सी बात है, इतनी सारी जमीन एक्वायर है, जमीन मतलब उनकी एसेट है, प्रॉपर्टी है, अगर सरकार सब छीन लेगी, एक सर्टेन अमाउंट, बस छोटा सा अमाउंट उनको देगी, तो ऐसे में तो उनका लॉस हो जाएगा, है ना। तब इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, आप अमेंडमेंट करके हमसे छीन रहे हो, हम कहाँ जाएंगे अब, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो शंकरी प्रसाद जी कहाँ चले जाते हैं, 1951 में। अगर आपको याद हो, ये वही वर्ष है जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं आर्टिकल नंबर 31 की, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही इसमें ये चीज जोड़ी गई थी कि हमें क्या करना है, आगे चल के तो इसको उड़ा दिया जाएगा, 31 को आगे चल के समाप्त कर दिया, उड़ा दिया जाएगा मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, तुम लोग भी उड़ाया मत करो। आपका जो 44th अमेंडमेंट होगा पता है 1978 में, पर अभी क्या चल रहा है 1951, तो अभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अभी तो ये है। तो क्या होता है, अमेंडमेंट हुआ 31 में कि हम आपकी लैंड को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। शंकरी प्रसाद जी टेंशन में आ गए, क्योंकि शंकरी प्रसाद जी थे जमींदार, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये बोलते हैं कि देखो आपने बोला था कि आर्टिकल 30 में, 13 में, 13 में, कि आप हमारे मूल अधिकारों के जिसमें हनन होगा ऐसा कोई कानून पास नहीं कर सकते, बोला था कि नहीं बोला था, 13 में आपने साफ साफ लिखा है कि ऐसा कोई भी कानून अमेंडमेंट या परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो आपके मूल अधिकारों को न्यून या समाप्त करता हो। और इसके तहत ये जो आप कानून लेकर आए हैं, आर्टिकल 31 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट आपने किया है, इस कानून के तहत मेरे आर्टिकल नंबर 31 जो कि मेरा मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ये चलेगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप पहले तुलना करो कि आर्टिकल 13 बोलता है कि नहीं कर सकते और आप आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई सुनो, आर्टिकल 13 जो बोलता है ना आपसे, वो बोलता है सामान्य कानून, नॉर्मल लॉस के लिए, कि यदि कोई कानून नए बनाए जाएंगे तो उसमें कोई नई चीजें ऐसी नहीं बदली जाएंगी कि आपके मूल अधिकार क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। पर आर्टिकल 368 के तहत किए गए परिवर्तन सामान्य कानून नहीं कहलाते। बात आ रही समझ में, सामान्य कानून यदि आप पारित करते हो, नॉर्मल कोई भी लॉ पारित करते हो, तो हाँ उस पर ध्यान रखा जाएगा कि आपके मूल अधिकारों का हनन ना हो। पर आर्टिकल 368 के तहत संसद के पास ये पावर है कि वो इसे अमेंड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां साफ साफ बोल दिया कि जो भी सरकार ने किया वो एकदम सही है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। और मायूस होकर किसको घर जाना पड़ा,
शंकरी प्रसाद को मायूस होकर घर जाना पड़ा। चीजें बदलेंगी, चिंता मत करो, चीजें अभी बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में साफ साफ बोल दिया कि 368 के तहत आपके मूल अधिकारों में अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है। अब ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं शंकरी प्रसादवाद 1951 की। इसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके तहत आपके मूल अधिकारों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 368 के तहत। आप थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। शंकरी प्रसाद मामला बुनियादी संरचना सिद्धांत से संबंधित पहला महत्वपूर्ण मामला था। बुनियादी संरचना क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा है? मूल अधिकारों में। मूल अधिकार आपकी बुनियादी संरचना से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 को भारत सरकार बनाम शंकरी प्रसाद मामले ने चुनौती दी। संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संविधान के भाग 3 का उल्लंघन। भाग 3 में आपका आर्टिकल नंबर 13 है। मैं यहाँ पर आर्टिकल लिख दे रहा हूँ। जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा बढ़ा के देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड है, मैं मुंह से बोलूंगा जो शायद यहाँ लिखी नहीं है ना। उल्लंघन करता है और इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। ये किसने बोला? शंकरी प्रसाद ने, कि भाई ये आर्टिकल आपके भाग 3 आर्टिकल नंबर 13 का उल्लंघन कर रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, तो हम इसे अघोषित नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना के मुद्दे को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया। यह केशवानंद भारती मामला जो भी आगे आएगा उसमें पता चलेगा। तो सिंपल है कि शंकरी प्रसाद गए, शंकरी प्रसाद ने बोला कि ये 13 का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया उल्लंघन नहीं कर रहा है। 368 के तहत सरकार चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, अब वो चाहे आपका मूल अधिकार ही क्यों ना हो। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता क्या है, एक और अमेंडमेंट होता है जिसमें पंजाब लैंड रिफॉर्म, ठीक है, पंजाब लैंड रिफॉर्म आता है। मैं यहां लिख देता हूं, भू सुधार का नाम सुना है ना? ये हर स्टेट में आए हैं धीरे धीरे करके। पंजाब लैंड रिफॉर्म आता है और ये बोलता है कि अब पंजाब में जिसके भी पास 30 एकड़ से अधिक जमीन है वो कौन एक्वायर कर लेगा? मतलब केवल उस व्यक्ति के पास 30 एकड़ जमीन को छोड़ा जाएगा और 30 एकड़ के ऊपर सारी की सारी जमीन कौन रख लेगा? सरकार। अब पंजाब में दो भाई थे, गोलकनाथ ब्रदर्स जिन्हें बोला जाता है। इनके पास थी 500 एकड़ जमीन। अब बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब चलो जैसे भी आई हो यार, जमींदार से छीन कर हथिया के 500 एकड़ जमीन एक एसेट होता है ना। आज तो 500 स्क्वायर फीट बहुत बड़ी बात है, वो 500 एकड़ है। तो 500 एकड़ जमीन थी और उन्हें सरकार दे कह रही थी, तो बुरा तो लगेगा, हट तो होंगे बेचारे, होंगे। तो गोलकनाथ ब्रदर्स ने बोला कि एक काम करते हैं। अच्छा एक और चीज, ये जो पंजाब लैंड रिफॉर्म था आपका, इसको डाला गया आपकी कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची को न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती थी, है ना। अब ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप पढ़ोगे पीछे जाके अनुसूचियां, नए लोगों को बोल रहा हूं, है ना। तो 9वीं अनुसूची में तो पंजाब ब्रदर्स ने बोला कि चलो हम इसमें न्यायिक चुनौती, एक एटलीस्ट हम पिटीशन तो दायर कर सकते हैं, है ना। तो पिटीशन दायर करने कहाँ चले गए? आपके सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट पलटी मार जाएंगे अब, है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा पलटी मार जाएंगे। कैसे पलटी मान जाएंगे? अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, मतलब कुछ वर्ष पहले, कि सरकार परिवर्तन कर सकती। अब शायद जज बदल गए, उन्होंने और डिटेल में चीजों को पढ़ा, बोला बात तो सही है आपकी। अच्छा इन्होंने क्या बोला था पता है? इन्होंने आर्टिकल 31 की बात नहीं की, इन्होंने बोला कि हमारे 19(1)(f) का क्या हो रहा है, ये भी वही है, संपत्ति एक्वायर करने का अधिकार, ठीक है। अब 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को क्या कर दिया? पहले फैसला दिया था कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान के भाग 3 में संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। भाग 3 मतलब मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार 12 से 35 है। 12 से 35 में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, इसलिए संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकार को हटाया, संक्षिप्त या कम नहीं किया जा सकता। और इस अमेंडमेंट के तहत कम ही तो किया जा रहा था,
क्यों? संपत्ति के अधिकार को क्या किया जा रहा है? अभी भी संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, वर्ष 1967 चल रहा है, संपत्ति का अधिकार समाप्त होगा 1978 में, ठीक है? तो अभी भी ये चल रहा है। इस फैसले ने स्थापित किया कि मौलिक अधिकार संसद की संशोधन शक्ति से परे है, कि आप करो अमेंडमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया गया। अब समझना, पहले संकरीवाद आया, उसके बाद गोलकनाथवाद आया, दोनों की ही जमीन छीनी जा रही थी, तो दोनों ही कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। आपको बस इतना याद रखना है कि शंकरीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि परिवर्तन किया जा सकता है, आप उन्हें नहीं रोक सकते। और जैसे ही आपका गोलकनाथवाद आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट पलट दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, परिवर्तन तो किया जा सकता है परंतु मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये खुश हो गए। कौन खुश हो गए? गोलकनाथ ब्रदर्स खुश हो गए कि चलो राहत मिली है ना, हमारी जमीन। ज्यादा समय की खुशी नहीं रहेगी। अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आई चीजें? आपको केवल ये याद रखना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट फिर जाके, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए ना कि ये सारे पॉइंट्स आपकी मूल संरचना है, ये कहीं लिखा नहीं था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ये सारे केसेस जब चल के एंड होंगे या आगे बढ़ेंगे, तब वो पॉइंट्स धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। जो मैंने आपको एक बार में बता दिए, वो केस दर केस दर केस दर एक एक करके क्या होते गए हैं? ऐड होते गए हैं। तो ये चीजें हुई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी देखो, मूल संरचना की स्पष्ट बात नहीं की गई है ना। अभी भी संविधान में केवल मूल संरचना में एक चीज को मान लिया उन्होंने, किसको? मौलिक अधिकार मूल संरचना है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या होगा? कोई मुद्दा स्टेट और केंद्र का आएगा, तब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये स्टेट और केंद्र भी क्या है? मूल संरचना है, तो आप इसमें भी क्या नहीं करोगे? संशोधन नहीं करोगे। फिर एक संघवाद का मुद्दा आएगा, फिर वो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की नहीं नहीं, संघवाद भी क्या है? मूल संरचना, आप इसमें क्या नहीं करोगे? परिवर्तन नहीं करोगे। फिर राज्य के नीति निश्चक तत्व आएंगे। समझ में आ रहा है? यानी केसेस आते गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये मूल संरचना का भाग है, तो आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी बात केवल हम किसकी कर रहे हैं? मौलिक अधिकारों की। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन होता है। देखो, 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम ने अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिए संसद को पूर्ण शक्ति दे दी। मैंने आपसे बोला ना, जब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आने वाली सरकारों ने क्या किया? अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश की, और ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने क्या किए? अमेंडमेंट करे। 24वां अमेंडमेंट होता है 1971 में। ये इंदिरा गांधी की सरकार अभी चल रही है, इन्होंने दो चीजें कर दी। पहला बोला हमको रोकेंगे, चलो देखते हैं। 24वां डाला, बोला अब आप हमें नहीं रोक सकते, हम चाहे तो किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इसने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी संवैधानिक संशोधन बिलों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना। मैंने कल आपको बताया था कि पहले तो राष्ट्रपति सोच भी सकते थे, पर उसके बाद क्या बोला गया कि राष्ट्रपति जी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आपके पास आ रहा है, चुपचाप साइन कीजिए और यहां पर भेज दीजिए। समझ में आया? ये इसकी वजह से 24वां संविधान संशोधन है ना। 24वें संविधान संशोधन में दो चीजें होती हैं। पहला कि संसद किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, और दूसरा, और राष्ट्रपति को अब स्वीकृति देनी होगी। अच्छा, इन्हीं सभी चीजों की वजह से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में बार बार केसेस आते हैं। अब ये जो हुआ है, गड़बड़ हुई है कि किसी भी पॉइंट में क्या कर सकते हो? गड़बड़ हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथवाद में कि आप मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इन्होंने अमेंडमेंट लेकर आ गया और बोला परिवर्तन कर सकते हो। फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब फिर सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर से अपना एक नया फैसला सुनाएगा। अब देखते हैं अगला वाद कौन सा आने वाला है। ये जो अगला वाद है, केशवानंद भारती वाद, इसको बोला जाता है संविधान की जो मूल संरचना है उसका प्रणेता है। ये नींव जिसने धारण करी। होता क्या है, देखो, एक समुदाय था केरल में, जैसे लैंड रिफॉर्म पंजाब में आया था, वैसे एक लैंड रिफॉर्म आया था केरल में, केरला लैंड रिफॉर्म। अब ये वही चीज है, लैंड रिफॉर्म मतलब एक्वायर कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। होता क्या है, एक पुजारी थे केशवानंद भारती, किस समुदाय के थे ये? एडनीर समुदाय, एडनीर संप्रदाय के प्रमुख थे ये। और ये जिस स्थल या मंदिर को संभालते थे, उसका जो क्षेत्र था, या आप बोल सकते हैं संपत्ति थी, उसको कौन कंट्रोल करते थे? क्योंकि ये प्रमुख है तो यही कंट्रोल करते थे। पर जब सरकार ने केरला लैंड रिफॉर्म लेकर आई, तब उस संपत्ति को मैनेज करने में इन्हें क्या होने लगी?
तकलीफ होने लगी क्योंकि सरकार का उसमें क्या होने लगा, इन्वॉल्वमेंट। जो अब तक स्वतंत्र थे उस एसेट को, संपत्ति को, उस क्षेत्र को चलाने के लिए, अपने एडनी संप्रदाय को चलाने के लिए, अब उसमें क्या होने लगा, थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट किसका बढ़ गया, सरकार का। तो केशवानंद भारती कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अब याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपको संविधान की मूल संरचना शब्द का असली परिभाषा देखने को मिलेगी। केशवानंद भारती कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट, कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है ये सारी चीजों को लेकर। अब देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का फैसला भारत के कानूनी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती मामला 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 की वैधता से जुड़ा था। इन्होंने चैलेंज किसको किया था, 24वें को। क्यों? 24वें में दो चीजें लिखी थी, पहला, किसी में भी क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, और दूसरा, राष्ट्रपति को स्वीकृति। पर यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, 24वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट सही ठहराएगा, परंतु एक चीज ठीक करेगा। देखो, 24वां संवैधानिक संशोधन संविधान में किए गए संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को रोकता है। कोर्ट में दलील दी गई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा था, मैंने आपको बताया कि नहीं, अधिनियम ने 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिए संसद को पूर्ण शक्ति दे दी गई। इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा है कि आप इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। वो आपको वैसे भी पता होगा, 9वीं अनुसूची पता है, तो ये 9वीं अनुसूची में ही विषय डाल देते थे ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा ना की जा सके। इसके बाद कोर्ट ने दलील दी कि 24वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। क्यों करता है, क्यों ये अवैध है और असंवैधानिक है, आप बताइए, क्यों करता है? क्या बोला गया 24वें संविधान संशोधन में, कि जो सरकार है या संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, परिवर्तन, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप इसकी न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब ये तानाशाही हो गई कि कल को आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दोगे और उसको हम लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ऐसे में तो आप जो चाहोगे उस कानून को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो और संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हो। तो कोर्ट ने बोल दी, कोर्ट में दलील दी, किसने, केशवानंद भारती ने, कि ये क्या करता है, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित करता है और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाना चाहिए। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। उन्होंने इस चीज को माना। 24वें संविधान संशोधन में जो लिखा था, न्यायालय ने बुनियादी संरचना की क्या दी, अवधारणा दी। अब इस चीज को समझना, सुप्रीम कोर्ट ने 24वां संविधान संशोधन को क्या माना, संवैधानिक माना है। उन्होंने बोला कर सकते हो, क्योंकि साफ साफ कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 368 में लिखा है कि आप परिवर्तन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब कैसे, कि मान लीजिए कि जैसे आपका अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है, अब समझना इस चीज को। अभिव्यक्ति की आजादी क्या है आपकी, कि आप कहीं भी, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या आती है, अभिव्यक्ति की आजादी, कि आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं। अब इसका दुरुपयोग ये हो सकता है कि कोई भी अपनी बात कैसी भी रख सकता है, कहीं भी खड़े होकर भारत या देश विरोधी कृत्य कर सकता है। अब सरकार को यदि अमेंडमेंट करना है, अब देखो, मूल अधिकार को अगर हम बिल्कुल रोक दें कि मूल अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? कल को यदि भारत विरोधी नारे लगेंगे चौराहे में, तो हमें ये पॉइंट तो जोड़ना पड़ेगा ना नीचे, अभिव्यक्ति के नीचे, कि यदि देश विरोधी नारे लगते हैं तो उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है ना। पर अगर आप कंप्लीटली रोक दोगे कि मूल अधिकार में कोई ही परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो इस पॉइंट को हम उसमें ऐड फिर नहीं कर पाएंगे और आप अभिव्यक्ति की आजादी का फिर दुरुपयोग कर सकते हो, है ना। जैसे कि हमारा संविधान हमें एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वीकृति देता है, ना कि हड़ताल करने की। समझ में आ रहा है? ना कि हाथों में बंदूकें लेकर, तलवारें लेकर हम हड़ताल में निकल जाए, देता है संविधान। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि देखो भाई साहब, किससे, केशवानंद भारती जी से, कि आर्टिकल 368 के तहत जो संसद है वो परिवर्तन कर सकती है किसी भी क्षेत्र में, यहां तक कि मूल अधिकार में भी, परंतु वो उसको चेंज करते समय उसकी मूल संरचना, कैसे, कि अब सरकार ये चेंज नहीं कर सकती कि वो आपसे अभिव्यक्ति की आजादी को छीन ले। बात आई समझ में? वो ये नहीं बोल सकती कि आपसे शिक्षा के अधिकार को ही छीन ले। क्यों? क्योंकि ये मूल अधिकार की मूल संरचना है। जैसे हमने बोला समता का अधिकार, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि इस जाति वर्ग को अब समानता का अधिकार देश में नहीं दिया जाएगा, बोल सकती है? ये मूल संरचना को छेड़ना हो गया।
तो बोला कि मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं परंतु उसकी मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या ये बिंदु स्पष्ट रूप से समझ में आया आपको कि मूल अधिकार में तो परिवर्तन हो जाएंगे परंतु मूल अधिकार की जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन। यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे स्वतंत्रता का अधिकार छीनता हूं, आज से 8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलेगा, हमने अमेंडमेंट कर दिया, तो क्या ये लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस मूल संरचना को क्या कर रहा है, ये उसका हनन कर रहा है ना। परंतु यदि मैं बोलूं आपसे कि किसी समस्या की वजह से हम 8 बजे के बाद इस वजह से इसे रोक रहे हैं और वो एक वैलिड रीजन हो, है ना। जैसे आपको पता होगा कि जब महामारी फैली थी, पेंडेमिक आया था, कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया था, पर सरकार ने आपसे बोला था कि 8 बजे के बाद आप नहीं निकलेंगे। तो आप ये बोल के बाहर निकल सकते थे क्या कि हमारा तो मूल अधिकार है, होते कौन, हम तो नाचेंगे कोरोना के सामने जाके? हो सकता था ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि चीज जब तक न्यायोचित है तब तक वो सही है, अगर वो न्याय के विरुद्ध है तो फिर वो गलत है। तो यही चीज बोली फैसले में। यह कहा गया कि कोर्ट ने उल्लेख किया कि बुनियादी संरचना उन मूल सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करती है जो संविधान की नींव बनाते हैं। फैसले में कहा गया कि संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। चूंकि ये विशेषताएं मूल संरचना का हिस्सा है इसलिए इन्हें संशोधनों द्वारा बदला। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फिर से समझा दी एक और बार केशवानंद भारतीवाद में कि ये चीजें फिर से सुन लो आप, संविधान की सर्वोच्चता में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। 368 के तहत आप अमेंडमेंट कर सकते हो पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करोगे जिससे संविधान की सर्वोच्चता ना रहे। प्रजातंत्र में कोई परिवर्तन नहीं, संघवाद में कोई परिवर्तन नहीं, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में कोई परिवर्तन नहीं। अब इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखो हमने 3 वाद देखे। सबसे पहला वाद शंकरी प्रसाद, दूसरा वाद गोलकनाथ, तीसरा वाद केशवानंद भारती। ये 3 चीजें देखी। अब ध्यान से समझना, इन सबको प्रॉब्लम थी चीजों से, है ना। इनकी जमीनें छीनी जा रही थी, इसको इससे प्रॉब्लम थी, और ये अपना एडमी संप्रदाय चलाए थे जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, तो इन्हें परेशानी हुई। तो तीनों कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 के तहत आप मुझसे मेरी जमीन को नहीं, आप मुझसे मेरे मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 368 के तहत संसद चाहे तो कोई भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद को निराश किया और साफ बोल दिया कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। गोलकनाथवाद ने भी वही चीज बोली कि आप हमारे मूल अधिकारों को क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके बोला कि आपकी बात सही है, सरकार परिवर्तन कर सकती है परंतु मूल अधिकारों में परिवर्तन। इन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हो सकता। मूल संरचना तो छोड़ दो, आप मूल अधिकारों में ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर केशवानंद भारतीवाद में ये बोलते हैं कि देखो 368 के तहत संसद चाहे तो परिवर्तन कर सकती है परंतु वो मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। इन्होंने बोला संसद परिवर्तन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है परंतु वो उसकी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। शंकरी प्रसाद सब में परिवर्तन हो सकता है, गोलकनाथ परिवर्तन हो सकता है परंतु मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता, केशवानंद भारती परिवर्तन हो सकता है मूल अधिकारों में परंतु मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तीनों बात समझ में आए। अब एक वाद और है आपका, देखो अब आता है 42वां संविधान संशोधन। मैंने बोला ना, जैसे जैसे पावर छीनी जाएगी सरकार फिर से क्या प्रयास करेगी, उस पावर को रीगेन करने का, कि आपने हमसे छीना हम फिर से उसको लाने का प्रयास करेंगे। 42वां संविधान, अच्छा 42वें का नाम सुना है? इसे बोला जाता है लघु संविधान। इसमें इतने सारे बदलाव किए गए हैं, लगभग 2 नए अध्यायों को जोड़ा गया, लगभग 14 आर्टिकल्स जोड़े गए, पर हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब हम अमेंडमेंट में पढ़ेंगे। हमें अभी केवल देखना मूल संरचना की बात कहां कहां पर की गई है। तो 42वें संविधान संशोधन में यह हुआ कि संसद ने 2 नए कानून पारित कर दिए। पहला, संसद को संविधान संशोधन करने की असीमित शक्तियां प्रदान की गई। वही चीज आ गई ना, अभी कोर्ट ने थोड़ी देर पहले इनको समझाया केशवानंद भारतीवाद में कि भाई आप परिवर्तन करो पर दिक्कत नहीं है, पर मूल संरचना में परिवर्तन, पर इनको सब में परिवर्तन करना है। ये नहीं मानेंगे, इन्हें सब परिवर्तन, इनको देश भी अपना, सारी चीजें भी अपने हिसाब से चाहिए।
और वही चीज देखो, संसद द्वारा किए गए इन संशोधनों को न्यायिक चुनौती करा ना इन्होंने, वही चीज फिर से इन्होंने एक अमेंडमेंट ले आया, 42वां संशोधन, है ना। ये सारी समस्या का निदान हो जाएगा आने वाले 44वें संविधान संशोधन में, है ना, पर वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये चीज समझ में आई, इन्होंने दो फिर से काले कानून लेकर आ गए। पहला, हम किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और दूसरा, न्यायिक चुनौती नहीं दे सकते। देखो अब मिनर्वा मिल केस होता है अब, है ना। एक मिल थी मिनर्वा मिल्स। सरकार क्या करती है, देखो सरकार ने क्या किया, जो जो मिल्स नहीं चल रही थी या जो जो कारखाने सही तौर पे नहीं चल रहे थे, इन्होंने बोला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल नंबर 39 जो बोलता है कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा और सभी पर सभी को भौतिक संसाधन समान रूप से वितरित किए जाएंगे, इसके तहत हम उन मिल्स को एक्वायर करते हैं जो कंप्लीटली क्या हो रही हैं, डूब रही हैं, हम उसको फिर से जिंदा करके क्या करेंगे, उससे भौतिक संसाधनों का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। अब अगर सरकार ने ये सही तरीके से किया होता तो ये क्यों जाते सुप्रीम कोर्ट, इसका एक कंपनसेशन दिया जाता था, मुआवजा दिया जाता था कि उनकी मिल को एक्वायर, आपने एक नाम सुना होगा राष्ट्रीयकरण, सुना है, नेशनलाइज कर देना। नेशनलाइज करने का मतलब होता है किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बैंक या प्राइवेट संस्था को या प्राइवेट आप बोल सकते हैं एसेट को क्या कर लेना, गवर्नमेंट का बना देना, वो कहलाता है नेशनलाइज करना। तो ये नेशनलाइज कर दिया गया किसको, मिनर्वा मिल्स को। अब अगर अच्छा कंपनसेशन दिया गया होता, ये सब कुछ सही होता, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते क्या, नहीं जाते ही। सुप्रीम कोर्ट गए मतलब इन्हें वो चीज पसंद नहीं थी। अब देखो मिनर्वा मिल केस होता है। मिनर्वा मिल बेंगलोर के आसपास एक कपड़ा मिल है। 1970 में मिनर्वा मिल उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट के जवाब में केंद्र सरकार ने उद्योग विकास अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत एक समिति बनाई, ठीक है। ये समिति घूम घूम कर यही काम करती थी। अक्टूबर 1971 में समिति ने संघीय सरकार को अपने निष्कर्ष सौंपे, मतलब रिपोर्ट सौंपी। 1951 के उद्योग विकास अधिनियम के तहत स्थापित नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को केंद्र सरकार ने मिनर्वा मिलों का प्रशासन संभालने की, मतलब जो मिनर्वा मिल प्राइवेट हुआ करती थी उसे अब कौन संभालेगा, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो किसकी संस्था है, सरकार की संस्था है। अतः इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 का उपयोग करते हुए इन्होंने क्या किया। इसके बाद मिनर्वा मिल बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। मिनर्वा मिल ने क्या बोला कि देखो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम राज्य की नीति निदेशक तत्व बचाना चाहते हैं, ठीक है, पर आप किसका हनन कर दे रहे हो, आप हमारे मूल अधिकार का ही हनन कर दे रहे हो। तो आप किसको रख रहे हो, आप या तो राज्य की नीति निदेशक तत्व बचा लीजिए या तो आप मूल अधिकारों को बचा लीजिए। फैसले में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में किए गए दो बदलावों को मूल संरचना का उल्लंघन घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया। रद्द किसे किया गया, अभी दो चीजें क्या की गई थी 42वें में, असीमित अमेंडमेंट और दूसरा न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद सर्वोच्च है। इस मामले में न्यायालय ने बुनियादी संरचना सुविधाओं की सूची में दो विशेषताएं जोड़ी, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन। देखो कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना बोला कि आप डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों बीच संतुलन बना के रखो। ऐसा नहीं कि इसको उठाने के लिए आप इसको गिरा दो या इसको उठाने के लिए आप इसे गिरा दो। तो ये चीज समझाई। न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि सीमित संशोधन शक्ति ही संविधान की मूल विशेषता है। कुल मिलाकर एक चीज हुई इसमें, 42वें संशोधन में चीजें की गई थी उसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, रद्द कर दिया और बोल दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डीपीएसपी को बचाने के चक्कर में मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। संसद निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है यदि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को आघात, फिर वही चीज रिपीट हो रही है, हर वाद के बाद वही चीज सेम रिपीट हो रही है कि आप मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इतने सारे वाद सुनकर तो दिमाग हिल गया होगा पूरा, है ना, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग यहीं चल रही है पूरी, ठीक है। बस ये चीज ना आपको इतना बस देखते हुए चलना है कि एक तो पहले इनकी आप ईयर याद रखना किस वर्ष ये वाद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका केशवानंद भारतीवाद, क्योंकि इसने ही संविधान में मूल संरचना की जो परिभाषा है उसको प्रस्तुत किया था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। वाद समझाने का तात्पर्य यही है कि अब ये इतने वाद बस नहीं है, ऐसे 10 वाद और हैं जो समय समय पर हुए, पर हमें इतनी डिटेल में जानना ही नहीं है,
है ना। हमें बस ये समझना है कि कैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और परिवर्तन इसमें किए गए और क्यों मूल संरचना को आगे रखा गया। अब अंतिम वाद है हमारे सामने, SR बॉम्बईवाद 1994 में है। इस मामले ने संघवाद और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को, अब इसमें क्या किया जा रहा था, इसमें मूल अधिकार की बात ही नहीं है, इसमें संघवाद को छेड़ने की क्या की जा रही थी। देखो ये सिद्धांत भारतीय संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। फैसले ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के अधिकार पर क्या लगा दी। पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार के पास ये पावर रहती थी और राज्य सरकार की सरकारों को क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है या उसकी शक्तियों को क्या कर सकती है, न्यून कर सकती है। बस यही है SR बॉम्बईवाद। अब आप एक बात बताओ, हम एक तरफ संघवाद की बात करते हैं, संघवाद मतलब राज्य मिलकर एक केंद्र का क्या करते हैं। अब अगर केंद्र पावरफुल इतना हो जाए कि वो राज्य सरकारों को बर्खास्त करने लगे या उनकी शक्तियों को रोकने लगे या कम करने लगे, तो इससे राज्य सरकारें दुखी होंगी कि नहीं होंगी। तो वो संघवाद मतलब जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनमें बाधाएं आएंगी। तो बस यही बात था कि भाई साहब देखो मूल अधिकार बस नहीं है, संघवाद भी क्या है, संघवाद भी आपका संविधान की मूल संरचना है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया जैसे जैसे वाद आते जाएंगे चीजों को मूल संरचना में जोड़ा जाएगा। इसने संवैधानिकता के सिद्धांतों और संघीय ढांचे का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बस ये याद रखना, SR बॉम्बई के संघवाद से संबंधित है, इतना याद रख सकते हो बस। और सिर्फ 3 चीजें बस याद रखो, ये याद रखो और 3 चीजें। सबसे पहला वाद था शंकरी प्रसाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि परिवर्तन किए जा सकते हैं, बस ठीक है, शंकरी प्रसाद ठीक है। फिर आए गोलकनाथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला परिवर्तन किए जा सकते हैं परंतु मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। और फिर तीसरे आए आपके केशवानंद भारतीवाद, जिसमें बोला गया, क्या बोला गया, परंतु मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। और आपका बॉम्बईवाद किससे संबंधित है, संघवाद। और जो आपका मिनर्वा मिल है वो 24वें संविधान संशोधन, सॉरी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 2 चीजें लागू की गई थी उनको रद्द करने के लिए एक तरीके से लाया गया था। क्लियर है सारी चीजें, अच्छे से क्लियर है। ये चीजें केवल आपको इसलिए बताई गई हैं कि संविधान की मूल संरचना आज के बाद यदि आप ये शब्द सुनो, ये सारी चीजें भूल जाओ, कोई मतलब नहीं हमें इन वादों से, ठीक है, आपको याद रहेगा। मूल संरचना यदि आपसे कोई बोले कि संविधान की मूल संरचना क्या होती है तो बताओ, तब आप बता सको कि मूल संरचना मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता, मूल संरचना मतलब होता है संघवाद की अवधारणा, मतलब लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद। समझ में आ रहा है, ये हमारे संविधान के मूल स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। यदि आपने इनको खिसका दिया तो संविधान पूरा कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आया। बाकी आप अगर चाहो तो अच्छे परिवर्तन उनमें कर सकते हो। क्लियर है सारी चीजें अच्छे से। एक चीज बस ध्यान से कर लेना कि भले 15 मिनट 20 मिनट देके इस पूरे लेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और उसके बाद कभी मत देखना, आप मूल संरचना जो डेफिनेशन है वो कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है अच्छे से। चलिए जय हिंद।